गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो अपना क्लास चल रहा है आरआरबी फील्ड वर्कर। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीके। ये क्लास जो भी एनएम बहन हैं यूपी ट्रिपल एससी की चाहे तैयारी कर रहे हो या फिर बीटीएससी एनएम या फिर राजस्थान एनएम, तो आप सभी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम एबॉर्शन और फैमिली वेलफेयर प्लानिंग से संबंधित प्रश्न भी और थियरी देखने वाले हैं। आपके बुक में जो दे रखा है ये एक चैप्टर ही है, फैमिली वेलफेयर एंड प्लानिंग। एबॉर्शन भी एक चैप्टर है आपका। ठीक है, तो गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीके जो फील्ड वर्कर के लोग हैं, रेलवे फील्ड वर्कर के लोग हैं, गर्भ निरोधक के तरीके में आपको ये दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, दोनों लोगों का सिलेबस मिलता जुलता हुआ है, एनएम का और आरआरबी फील्ड वर्कर का। ठीक है, तो दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। तो पहला टॉपिक दिखाई दे रहा है गर्भपात की परिभाषा क्या है, अबॉर्शन की डिफिनेशन क्या है। तो आप नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर तरीके से। गर्भपात वह स्थिति होती है जब गर्भावस्था के 28 सप्ताह तक किसी कारणवश गर्भ की हानि हो जाती है। इस समय भ्रूण का वजन 1 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, गर्भपात के कुछ कारण हैं, आपको नोट डाउन करना है कौन कौन से कारण हैं भैया। पहला शिशु के कारण में देखेंगे क्रोमोसोमल असमानता। ठीक है, भ्रूण के क्रोमोसोम में कई असमानता होने के कारण गर्भपात हो सकता है। जाइगोट में कमी भी गर्भपात का कारण हो सकता है। प्लेसेंटा में कमी, प्लेसेंटा का विकास सही से ना होना, भ्रूण का पोषण न मिलने की वजह से भी समस्या पैदा हो सकती है। भ्रूण को ऑक्सीजन में कमी, ठीक है, भी गर्भपात का कारण हो सकता है। माता के कारण हार्मोनल बदलाव, अगर हार्मोनल बदलाव असमानता गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन का असंतुलन गर्भपात का कारण बन सकता है। संक्रमण गर्भावस्था के दौरान इन्फेक्शन गर्भपात का कारण हो सकता है। गर्भाशय की कमज़ोर स्थिति, ठीक है, यदि गर्भाशय की कमज़ोर हो तो गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। बाहरी आघात, चोट या किसी बाहरी आघात से गर्भाशय प्रभावित हो सकता है। गर्भाशय में कमी, गर्भाशय का आकार असमान होने पर भ्रूण का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। एबीओ या आरएच निगेटिव रक्त समूह, यदि माता पिता रक्त समूह असंगत हो तो गर्भपात की संभावना हो सकती है। गर्भपात के और भी कारण हैं, जैसे सामान्य गर्भपात। इस प्रकार के गर्भपात में गर्भाशय से रक्तस्राव होता है लेकिन गर्भधारण जारी रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अपरिहार्य। इसको देखिए, हिंदी का प्योर हिंदी है भैया। अपरिहार्य आप इसको अनिवार्य बोल सकते हैं। ठीक है, अनिवार्य गर्भपात, इसमें गर्भपात होना निश्चित होता है क्योंकि गर्भाशय खुल जाता है और भ्रूण बाहर आने लगता है। अपूर्ण गर्भपात में क्या देखना है, भ्रूण का कुछ हिस्सा गर्भाशय में ही रह जाता है जबकि कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है, जिसको अपूर्ण गर्भपात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखना है पूर्ण गर्भपात, कंप्लीट एबॉर्शन। भ्रूण का संपूर्ण हिस्सा बाहर निकल जाता है और गर्भाशय खाली हो जाता है। ठीक है, मिस एबॉर्शन क्या है, भ्रूण गर्भाशय के अंदर मर जाता है लेकिन वह बाहर नहीं आता है। अन्य प्रकार इसके भी हैं भैया, स्वतः गर्भपात, गर्भाशय से आकस्मिक रूप से भ्रूण का निष्कासन, या फिर प्रेरित गर्भपात, किसी कारण से जानबूझकर गर्भपात कराया जाता है, वो प्रेरित गर्भपात होता है। कानूनी लीगल चिकित्सा कारणों से उचित मेडिकल प्रक्रिया द्वारा जो एबॉर्शन होता है वो लीगल होता है। अवैध बिना चिकित्सा सलाह या कानून के विरुद्ध गर्भपात को अवैध इलीगल बोलते हैं। गर्भपात की जटिलताएं के बारे में देखना है। तुरंत जटिलताएं, जो तुरंत समस्या होती है, जैसे सदमा, अत्यधिक ब्लीडिंग, संक्रमण या गर्भाशय में चोट या क्षति। देर से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं एबॉर्शन के बाद, वो होता है श्रोणि क्षेत्र में दर्द, मानसिक और भावनात्मक तनाव, भविष्य में गर्भधारण की समस्या, पीठ दर्द, ये देर से समस्याएं पैदा हो जाती है। इस उपचार क्या करना है भैया, गर्भाशय की जांच और संभावित इलाज। यदि गर्भपात के बाद गर्भाशय में भ्रूण या अन्य अवशेष रह जाते हैं तो उन्हें चिकित्सा प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है।
गंभीर मामलों में सर्जिकल सफाई की जाती है। क्लियर। देखिए अब हम प्रश्न बनाएंगे, गर्भपात का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? तो इसका सामान्य कारण भैया क्रोमोसोमल असमानता। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया, आंसर भी दिया है, आप देख सकते हैं। अनिवार्य गर्भपात की विशेषता क्या है? इसका विशेषता क्या है? इसकी विशेषता गर्भाशय का खुलना और भ्रूण का निष्कासन। कब तक हो सकता है? 24 सप्ताह तक। ठीक है। मिस्ड एबॉर्शन क्या होता है बताइए? भ्रूण का गर्भाशय में मर जाता है लेकिन निष्कासित नहीं हो पाता है। ठीक है। प्रेरित गर्भपात क्या है? जल्दी जल्दी एमसीक्यू कर लीजिए। आज का टॉपिक छोटा है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, लेंथी वीडियो नहीं होगा। प्रेरित गर्भपात में क्या शामिल होता है? तो भैया इसमें चिकित्सा प्रक्रिया द्वारा जानबूझकर गर्भपात कराया जाता है। सेप्टिक गर्भपात क्या है? इसमें गर्भाशय, सेप्टिक गर्भपात में किसका संक्रमण होता है? तो इसमें गर्भाशय का संक्रमण हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, भ्रूण का पूर्ण गर्भपात की विशेषता क्या है बताइए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भ्रूण और अपरा प्लेसेंटा को पूरी तरह निष्कासन। ठीक है। गर्भपात का सबसे जोखिम कब होता है? पहले 3 तिमाही में। ठीक है। अवैध गर्भपात क्यों खतरनाक है बताइए? क्योंकि ये बिना चिकित्सक की सलाह से किया जाता है। ठीक है। 10th नंबर देखना है, गर्भाशय में संक्रमण से होने वाला गर्भपात किस प्रकार का होता है? ये सेप्टिक गर्भपात होता है, संक्रमण पैदा करता है। गर्भपात के दौरान प्रसूति सदमा का क्या कारण है भैया? अत्यधिक ब्लीडिंग का होना। ठीक है, अत्यधिक ब्लीडिंग का होना जिससे सदमा में आ सकती है माता। मिस्ड एबॉर्शन में, ठीक है, मिस्ड एबॉर्शन में भ्रूण किस स्थिति में होता है? तो भैया ये भ्रूण जो है मर जाता है। अपूर्ण गर्भपात में किस प्रकार की जटिलताएं देखी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण आंशिक निष्कासन होता है। आंशिक मतलब अपूर्ण। अनिवार्य गर्भपात में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं बताइए? भ्रूण यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण का बाहर आना अनिवार्य होता है। ठीक है। गर्भपात की कौन सी प्रकार की जटिलता बाद में मानसिक का विकार कारण बन सकता है बताइए? बन सकता है ये भैया अवैध गर्भपात। बिना चिकित्सक की सलाह से होगा तो क्या होगा? सेप्टिक गर्भपात में किसका संक्रमण होता है? इसमें गर्भाशय का संक्रमण। यही प्रश्न बार बार आ रहा है यार, क्या हो गया है, रिपीटेड हो रहे हैं। गर्भाशय के अंदर शेष भ्रूण अवशेषों को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अवैध गर्भपात की स्थिति में कौन सी जटिलता सबसे अधिक होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस स्थिति में गर्भाशय को आंशिक रूप से निष्कासित भ्रूण को निकालने की आवश्यकता होती है? वही प्रश्न बार बार रिपीटेड हो रहा है। ठीक है। अपूर्ण गर्भपात। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में किस देश ने सबसे पहले परिवार नियोजन की कार्यक्रम की शुरुआत की? अब यहीं से आपके फैमिली वेलफेयर एंड प्लानिंग और गर्भ रोकने के जो विभिन्न तरीके हैं, ठीक है, वो चीज़ को हम कवर करने वाले हैं। तो ये भैया भारत ने सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत किया था परिवार नियोजन का। ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है परिवार नियोजन परिवार कल्याण की शुरुआत भारत में कब हुई? तो 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को वर्तमान में कहा जाता है, इसका नाम क्या है? जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसको शॉर्टकट में आप बोलते हैं RCH। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भाशय में भ्रूण को चारों तरफ से घेर कर क्या रखता है? ठीक है। तो आपको बताना है ये एमनियोटिक द्रव होता है, एमनियोटिक फ्लूइड्स होता है। थोड़ा जान लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड्स के बारे में।
देखिए आपको यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़, और ये प्लेसेंटा से यहाँ पे जुड़ा हुआ ये प्लेसेंटा है, ठीक है। और ये देखिए ये गुब्बारे जैसा संरचना आपको ब्लू ब्लू में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्लू ब्लू में, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, यही आपका एमनियोटिक फ्लूइड्स होता है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड्स यही होता है। इसका काम क्या है, ये भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, भ्रूण के अंदर जल और विद्युत अपघटन को संतुलित करता है। देखिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लीजिए, विजुअल तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। गूगल से पिक लिया गया है, कॉपीराइट ना आए, जिसके कारण ब्लर किया गया है चीज़ को, ठीक है। इस द्रव के पास भ्रूण के कोशिकाएं कई तरह के होते हैं, ठीक है। देखिए उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एमनियोटिक द्रव को निकालकर उसकी जांच की जाती है। देखिए शिशु की जांच करने के लिए, बेबी का जांच करने के लिए डॉक्टर लोग एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं और उसका टेस्ट करते हैं। किस लिए टेस्ट करते हैं भैया, उसमें देखते हैं कि कोई डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई ऐसा विकार तो नहीं है जिससे बच्चे को खतरा हो या फिर माँ को खतरा हो। ये सब चीज़ को निकालकर उसकी जांच करते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उल्वेदन, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एमनियोसेंटेसिस। अब देखिए ये जो एमनियोसेंटेसिस है, ये किस एमनियोसेंटेसिस टेक्निक जो है ये किसके लिए उपयोगी नहीं है या फिर किसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, अनुवंशिकी बीमारी का पता लगाने के लिए ये है, डाउन सिंड्रोम पता करने के लिए। देखिए जब ये डाउन सिंड्रोम पता लगा सकते हैं भैया, तो ये हम भ्रूण की लिंग की जांच भी कर सकते हैं, ठीक है, भ्रूण की लिंग की जांच भी कर सकते हैं। तंत्रिका नली दोष को पता करने के लिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इस ऑप्शन में से एक तो गलत करना ही है, ये अलग गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है प्रयोग नहीं किया जाता है, तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये इलीगल तरीका है भ्रूण की लिंग की जाँच कर सकते। हालांकि बायो के टर्म में आप देखेंगे, ठीक है, बायो के टर्म में देखेंगे तो आप जांच कर सकते हैं, सेक्स का डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस टेक्निक के माध्यम से, अम्नियोसेंटेसिस के माध्यम से भ्रूण के सेक्स का डिटरमाइन कर सकते हैं, बट ये लीगल तरीका नहीं है। इस बेस पे इस प्रश्न को गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, एक आदर्श गर्भ निरोधक में गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण होने चाहिए भैया, कंट्रासेप्टिव में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो प्रयोग करने में आसान हो, बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो, बिल्कुल अनुषंगी प्रभाव या कम न हो, जिसका साइड इफेक्ट कम हो, तो इनमें से सभी। देखिए कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। कंट्रासेप्टिव मेथड दो प्रकार के होते हैं, एक टेम्परेरी मेथड होता है, एक परमानेंट मेथड होता है। परमानेंट मेथड में वैक्सेक्टमी, ट्यूबेक्टमी आ जाता है, जो हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये आपका टेम्परेरी मेथड में भैया नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडी मेथड और ओरल पिल मेथड, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेचुरल मेथड में क्या होता है, समय अवधि संयम, ठीक है, समय अवधि संयम और बार स्खलन, ठीक है, व्हील को अंदर जाने से पहले ही बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे स्तनपान जो स्तनपान कराती है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे बाकी बैरियर मेथड में कंटोब, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है, पॉपुलर मेल का ही है, डायाफ्राम फीमेल के लिए और सर्वाइकल कैप फीमेल के लिए। आईयूडी मेथड में कॉपर टी, कॉपर 7, LNG-20 ये सभी चीज़ें हैं। और आपका ओरल पिल में भी मालाडी, मालायन, इनमें से कुछ ऐसे टेबलेट हैं जो डेली खाने होते हैं, डेली बेस पे खाना होता है, और कुछ टेबलेट हैं जो सप्ताह में एक बार खाना होता है, जैसे सहेली नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है, बाकी मालाडी, मालायन ये स्टेरॉयडल है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन इनमें रहता है। और ये अनवांटेड 72 ये इमरजेंसी पिल है, ठीक है। अनवांटेड 72 इमरजेंसी पिल में आता है, ये उस समय यूज़ किया जाता है जब एक फीमेल ना चाहते हुए भी गर्भावस्था हो जाता है, तो इस पिल का प्रयोग करती है, ठीक है। का नाम ही अनवांटेड है, ठीक है, अनचाहा। देखिए अब प्रश्न बनाना है आपको, निम्नलिखित में कौन सा गर्भ निरोधक के लिए प्राकृतिक विधि नहीं है भैया,
तो कंडोम का प्रयोग मैंने आपको बताया था, ये बैरियर मेथड है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका ये है स्तनपान है, ठीक है। देखिए आपको ये फिगर के माध्यम से चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ पे आपको जो 10th डे से लेकर 10th डे से लेकर 17th डे पे जो चीज़ें रेड कलर में लिखी गई है, यहीं पे आवधिक संयम बरतना होता है। प्रेगनेंसी से बचने के लिए यहीं पे संयम बरतना होता है मेल और फीमेल को। यदि कोई अविवाहित योग दंपति है और वो नहीं चाहता है कि प्रेगनेंसी हो पाए, तो आपको यहाँ पे योग दंपति को यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम को बचना होगा, संयम बरतना होगा, ठीक है। आवधिक संयम जो आपका नेचुरल मेथड। अब आप देखिए कोई जिससे फीमेल है, किसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है, तो ओव्यूलेशन का चांसेस है कि 14वें दिन हो जाए। बाकी हार्मोन इनबैलेंस होता है तो भैया 13 दिन पे ही हो सकता है या फिर 15 दिन पे हो सकता है, लेकिन जनरली देखा गया है कि अगर साइकिल 28 दिन का है तो ओव्यूलेशन 14वें दिन होगा। अच्छा, एक प्रश्न ये भी बनता है कि किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 32 दिन का है तो उनका ओव्यूलेशन होने का चांसेस किस दिन पे होगा, तो इनमें -14 कर देंगे, ठीक है, -14 कर देंगे, फिर वही चीज़ निकल के आएगा, ओव्यूलेशन का चांस वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे ओव्यूलेशन 14 दिन पे हो रहा है, तो 10वें दिन क्यों बचना होगा भैया। विवाहित योग दंपति को अगर वो नहीं चाहते हैं कि गर्भावस्था हो, गर्भधारण हो, ठीक है, तो ये 10th डे पे क्यों संयम बरतना होगा, क्योंकि भैया देखिए जो स्पर्म लाइफ होती है ये 72 घंटे रहती है। अगर हार्मोन इनबैलेंस हुआ, ओव्यूलेशन 12 दिन पे हो गया और फीमेल है संभोग कर लेती हैं, ठीक है, संभोग कर लेती हैं, तो मेल अपना स्पर्म डिपॉजिट करता है, तो भैया इसका स्पर्म 72 घंटे का लाइफ होता है, तो 72 घंटे, 12वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है, 72 घंटे तक ये जीवित रहेगा और 12वें दिन जाके स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा, ओवम को फर्टिलाइज कर देगा। अब आप बता रहे हो कि यहाँ पे 14वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है, तो ये 15th डे और 16th और 17th डे पे क्यों संयम बरतना होगा, क्योंकि भैया हार्मोन इनबैलेंस होता है। 14वें दिन नहीं ओव्यूलेशन हुआ, 15वें दिन हुआ और यहाँ पे 15वें दिन हुआ, ठीक है, 15वें दिन ओव्यूलेशन हुआ और ये जो मेल है अपना स्पर्म डिपॉजिट किया है 17वें दिन पे, तो भैया ओव्यूलेशन का लाइफ कितनी 24 घंटे का रहता है, तब भी जाके ये फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से लेकर 10 से लेकर 17 दिन पे संयम बरतना होता है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 से लेकर 5 डे पे ये ब्लीडिंग फेज होता है और बाकी 6 से लेकर 9th डे और यहाँ से 18 से लेकर 28 के बीच में संभोग करने पे गर्भावस्था ना बनने के चांस रहते हैं, गर्भधारण ना होने के चांस रहते हैं। यदि फीमेल चाहती है कि गर्भधारण ना हो तो 6 से लेकर 9th डे पे सेफ रहेगा। 18 से लेकर 28 डे पे संभोग करने से गर्भावस्था नहीं बनने के चांस होते हैं, गर्भधारण नहीं बनने के चांस होते हैं इन दिनों में, ठीक है, 6 से लेकर 9th डे और यहाँ से 18 से लेकर 28 डे पे। नेक्स्ट प्रश्न देखना है, निम्न से कौन एक गर्भ निरोधक के लिए रोध विधि नहीं है, ठीक है, रोध विधि नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कंडोम है, मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, लेकिन पॉपुलर मेल का ही है, डायाफ्राम फीमेल के लिए और ये गर्भाशय ग्रीवा टोपी सर्वाइकल के फीमेल के लिए, तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अंतःगर्भाशय युक्ति कौन सा है, इसमें से आपको बताना है अंतःगर्भाशय युक्ति कौन सा है, तो कॉपर-टी, कॉपर-7, लिपेस लूप ये सभी हैं, ठीक है, लिपेस लूप ये सभी हैं, आईयूडी। यहाँ पे अंतःगर्भाशय युक्तियाँ आपको दिखाई दी गई हैं फिगर में, समझ सकते हैं।
इसके मदद देखिए ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में, ये आईयूडी है, ठीक है। और ये नोवाटी का नोवाटी है। यहाँ पे चिकित्सक ये खुद अपने से फीमेल ये चीज़ नहीं कर सकती है, ये डॉक्टर की सलाह से ही ये चीज़ें फिट किया जाता है गर्भाशय में, ठीक है। यहाँ पे रोक दिया गया है लगा के, यहाँ पे जब मेल स्पर्म डिपॉजिट करता है तो यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से ये जाने से रोक देता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हैं, ये कॉपर सेवन के शेप में रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये नोवाटी है, ये लिपेस लूप है। देखिए यहाँ पे आपको देखना होगा अंतर्गर्भाशी युक्तिया इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है, आईयूडी दिखाया गया है। 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा भैया? नॉन मेडिकेटेड औषध रहित और कॉपर आयन रिलीजिंग, कॉपर आयन छोड़ने वाला, हार्मोन छोड़ने वाला, हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड भैया ये आपको लिपेस लूप जो दिखाया गया है, ये क्या काम करता है? ये फैगोसाइड की मात्रा बढ़ा देता है, ठीक है। जो फैगोसाइड आपको पता ही होगा WBC होता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है। या फिर आप बॉडी में जो बाहर से कोई बाहर से भी पार्टिकल आ रहे हैं तो उसको ये खा जाता है, उसको पकड़ लेता है। या फिर आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल डेड हो जाते हैं तो उसको ये खा जाता है, ठीक है। तो इसको लगाने के बाद ही फैगोसाइड की संख्या ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही स्पर्म फीमेल के अंदर आता है, प्रवेश करता है, वैसे ही ये उसको मार डालता है, ठीक है, खा जाता है। और यहाँ पे कॉपर आयन रिलीजिंग, कॉपर आयन छोड़ने वाला। कॉपर आयन रिलीजिंग का काम क्या है? ये स्पर्म को लंगड़ा लूला बना देता है, स्पर्म को ओवम तक पहुँचने ही नहीं देता है, अंडाणु तक पहुँचने ही नहीं देता है। अगर गलती से पहुँच भी गया तो वो इस लायक, इस काबिल तक नहीं रहता है वो जाके ओवम को फर्टिलाइज कर दे। उसकी औकात इतनी नहीं रहती है कि वो फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। तो आयन छोड़ने वाला डिवाइस जो रहता है, इसका काम क्या है? स्पर्म को लंगड़ा लूना, कमज़ोर बना देना, उसको इस लायक तक ना छोड़ना कि वो फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। वो गलती से पहुंच गया तो उसकी औकात नहीं है कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। तो कॉपर आयन रिलीजेस जो होते हैं उनका काम ये होता है। हार्मोन रिलीजिंग जो रहते हैं, हार्मोन रिलीजिंग वो हार्मोन की मात्रा, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा अधिक कर देते हैं, जिससे भी गर्भधारण नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये हार्मोन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये डिवाइस दिखाई दे रहा है आपको, तो देखना है। पूछा क्या है भैया? तांबा मोचक आईयूडी नहीं है, मतलब कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन सा नहीं है? तो कॉपर 7 है, कॉपर टी है, कॉपर 7 है, कॉपर नाम ही लिखा है। मल्टीलोड 375 है, ये आपका नहीं है, ठीक है। प्रोजेस्टास, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। LNG 20 क्या है? गर्भ निरोधक गोली है, अंतर्गर्भाशय युक्त है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइड है, या फिर आनुवंशिक बीमारी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? यह एक आईयूडी है, ठीक है। गर्भ निरोधक गोली कहाँ से हो जाएगा भैया? ये बीमारी थोड़ी ना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉपर टी किस आयन को छोड़ती है? आपको बताना है कॉपर टी किस आयन को छोड़ती है। क्या कॉपर आयन छोड़ती है? हाँ बिल्कुल कॉपर आयन छोड़ती है। कैल्शियम आयन छोड़ती है? अरे नहीं भैया। लोहा आयन छोड़ती? नहीं। पोटेशियम आयन? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गर्भ निरोधक के लिए किस विधि में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है? बताइए। ये नेचुरल मेथड है। बाकी आईयूडी भी साइड इफेक्ट करता है, गोलियां भी साइड इफेक्ट करती हैं, कंडोम से भी कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। गर्भ निरोधक की गोलियों में होता है, बताइए। केवल ऑक्सीटोसिन, या फिर केवल प्रोजेस्टेरॉन, या फिर केवल एंड्रोजन, या केवल एस्ट्रोजन? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर प्रोजेस्टेरॉन। देखिए पिल्स के बारे में समझ लेते हैं क्या क्या प्रोसेस है। देखिए कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं
आपके यहाँ पे प्रकार देख सकते हैं कितने प्रकार के हैं भैया, 4 प्रकार के दिए गए हैं। पहला आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इमरजेंसी पिल। ये जो होता है इमरजेंसी पिल अनवांटेड 72 टैबलेट होता है, ठीक है। एक नॉन स्टेरॉयडल, और ये सभी जो हैं ये भी स्टेरॉयडल है, ये भी स्टेरॉयडल, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। मालाडी मालायन जो होता है इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, और ये आपको एक दिखाई दे रहा है केवल प्रोजेस्टेरॉन। ये सभी जो टेबलेट होते हैं ये डेली बेस पे फीमेल खाती हैं जब तक वो चाहती हैं कि गर्भधारण ना हो, तब तक इनको खाना पड़ता है। अगर वो चाहती हैं कि नहीं अब हमको इसको बंद कर देना चाहिए, तब ये इस चीज़ को छोड़ सकती हैं। और सहेली क्या है, सहेली इसका नाम ही है सहेली, मतलब ये सप्ताह में एक बार खाती हैं। और ये अनवांटेड इमरजेंसी पिल है। ये जैसे कोई फीमेल गलती से वो नहीं चाह रही थी कि गर्भधारण हो, गलती से गर्भावस्था में आ गई हैं, तो ये अनवांटेड 72 इमरजेंसी पिल लेती हैं, ठीक है। देखिए गर्भ निरोधक गोलियों में किन 2 हार्मोन का संयोजन होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोली जन्म दर को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन को रोक कर, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ा देती है जिससे ओव्यूलेशन नहीं होता है, ठीक है। निम्न से कौन सा एक स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं है, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, थॉरेक्सिन नहीं है, ठीक है, थॉरेक्सिन नहीं है। एक गैर स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली है, बताइए, गैर स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली है। सहेली अभी हमने आपको फिगर में ही बताया, मालाडी है, मालायन है, ठीक है, सहेली नहीं है, ये नॉन स्टेरॉयडल पिल है, ठीक है। गर्भ निरोधक गोली सहेली के बारे में कौन असत्य है, बताइए। इसे लखनऊ के CDRI ने बनाया था, ठीक है। पहली बार सहेली का निर्माण इसी ने लखनऊ ने ही बनाया था। हफ्ते में एक बार ली जाती है, सही है। उच्च निरोधक क्षमता वाली है, या फिर इसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। कौन सा असत्य है भैया, इसमें कोई सा भी हार्मोन नहीं होता है, नॉन स्टेरॉयडल पिल है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, डी वाला गलत है। निम्न से कौन एक गर्भ निरोधक गोली है, बताइए। डिस्प्रिन सभी को पता होगा, पेंटॉप सभी को पता होगा, पेंटॉप 40 इंजेक्शन भी आता है, टेबलेट भी आता है। सहेली या फिर जीरोडॉल, जीरोडॉल भैया दर्द है, पेन किलर है। डिस्प्रिन हेडेक की है, पेंटॉप 40 गैस की है, गैस में दिया जाता है। ये सहेली आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज कहाँ पर हुई थी भैया, लखनऊ ने इसे बनाया था, लखनऊ में, ठीक है। निम्न से किसका उपयोग आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है, अनवांटेड 72 एक इमरजेंसी पिल है, ठीक है। बाकी मालायन ये कब खाया जाता है, डेली बेस पे खाया जाता है, ठीक है। सहेली 7 हफ्ते में एक बार, मालाडी भी डेली बेस पे खाया जाता है। स्थायी गर्भ निरोधक विधि है, स्थायी गर्भ निरोधक विधि है, स्थायी गर्भ निरोधक विधि है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वैसेक्टोमी, ठीक है। बाकी ये टेम्परेरी है, आपका बैरियर मेथड, IUD खाई जाने वाली पिल, ये सभी टेम्परेरी है। स्थायी आपकी वैसेक्टोमी है। देख लेते हैं वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ पे देखिए वास्ट डिफरेंस टाइट एंड कट, ठीक है, काट के बांध दिया गया है। वास मतलब वैसेक्टमी, ऐसे ही याद करना है, वास मतलब वैसेक्टमी, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ट्यूब, ट्यूब मतलब ट्यूबेक्टमी, तो याद रहेगा फैलोपियन ट्यूब फीमेल में होता है, फैलोपियन ट्यूब फीमेल में होता है, जिसे हम ट्यूबेक्टमी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वास किस में रहता है, मेल में रहता है, जिसे हम वैसेक्टमी कहते हैं, क्लियर। इसमें क्या होता है, इसे काट के बांध दिया जाता है, यहाँ पे काट के बांध दिया जाता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बता है, ताकि ये वीर्य
देखिए वीर्य तो निकलता है, सब कुछ प्रोसेस वैसे ही रहता है वैसेक्टमी में। ये नहीं है कि वैसेक्टमी किसी भी पुरुष नसबंदी कर दिया जाए तो उसका वीर्य बाहर नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ सारा प्रोसेस पहले ही जैसा होगा, ठीक है, सारा कुछ वैसे ही पहले ही जैसा नॉर्मल होता था वैसे ही होगा। लेकिन ये जो वीर्य निकल बाहर आ रहा है, इस वीर्य में 10% जो स्पर्म है उसकी मात्रा नहीं आती है, ठीक है। वैसेक्टमी में ध्यान दीजिए, स्पर्म की मात्रा नहीं निकलता, वीर्य तो आएगा, सारा प्रोसेस सब कुछ नॉर्मल जैसे पहले था वैसे वैसेक्टमी के बाद भी है, लेकिन जो वीर्य बाहर आ रहा है उसमें स्पर्म नहीं आती है, ठीक है, स्पर्म की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को जो काट के बांध देते हैं, इसमें जैसे मेल ने अपना स्पर्म डिपॉजिट किया, लेकिन यहाँ पे ये स्पर्म यहाँ से जाते हुए यूट्रस से जाते हुए फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुँच पाता, जो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये वैसेक्टोमी के बारे में अच्छे से हमने आपको क्लियर कर दिया है। पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टमी, वैसेक्टमी, बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओराकाइटिस। ओराकाइटिस क्या होता है? टेस्टिस में अगर स्वेलिंग आ गया तो ओराकाइटिस इसको बोलते हैं, ठीक है, ओराकाइटिस इसको बोलते हैं। स्त्री नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्री नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टमी, ट्यूब फैलोपियन ट्यूब को काट के बाद रहे ना, फैलोपियन ट्यूब को काट के बाद है ट्यूबेक्टमी। अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है, बताइए, अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी या फिर कॉपर टी? अस्थायी टेम्परेरी मेथड कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी। बाकी पुरुष नसबंदी है परमानेंट, महिला नसबंदी परमानेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।